Well, this is your channel CATV, and in this video we are going to quickly revise financial instrument, right? So बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक हमको पढ़ने के हैं, ठीक है। तो हम अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक एंटिटी के लिए जिसे एक फिनेंशियल एसेट जनरेट कर रहे हैं और दूसरी एंटिटी के लिए ये फिनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी जनरेट कर रहे हैं। क्या बोला? एक के लिए फिनेंशियल एसेट जनरेट कर रहे हैं, दूसरे के लिए फिनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी जनरेट कर रहे हैं। और फिनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी बोला है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नॉन फिनेंशियल लाइबिलिटी इसमें नहीं आते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमको देखने पड़ते हैं। तो सिंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में प्राइमरी और डेरिवेटिव्स आते हैं। प्राइमरी में रिसीवेबल, पेबल, लोन्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। किस तरीके से देख लो आप कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, रिसीवेबल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक एंटिटी को पैसे लेना है तो गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट, और अदर एंटिटी को देना है, गिव राइज टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, देना है उसको, ठीक है। अब बात ये आती है कि रिसीवेबल, पेबल, लोन और डेरिवेटिव समझने के बाद कि ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अब फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, ठीक है। आपने ये तो बोल दिया कि गिव राइट्स टू फाइनेंशियल एसेट, गिव राइट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी। अरे भैया, पर ये फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के बाद हमने फाइनेंशियल एसेट पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। चलो, फाइनेंशियल एसेट में जैसे कि इसमें कितने तरीके की फाइनेंशियल एसेट है? 6 तरीके के फाइनेंशियल एसेट है, राइट। सो 6 में सबसे पहला कैश और बैंक डिपॉजिट। तो ये अपना फाइनेंशियल एसेट है, कैश और बैंक डिपॉजिट। मतलब सिंपल सी बात है कि कैश और बैंक डिपॉजिट बोल रहे हैं, मतलब इसमें बिल्डिंग, इन्वेंट्री, गोल्ड ये सब नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ कैश और बैंक डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आती बात इन्वेस्टमेंट करना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ऑफ अनदर एंटिटी। इन्वेस्टमेंट करना इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम इशू नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इशू नहीं कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसी अनदर एंटिटी में। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देख लिया कैश, बैंक डिपॉजिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो रहा है टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्विटी आ जाएगा। कि ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कि एक राइट क्रिएट हुआ है कि मेरे पास अधिकार है रिसीव करने का कैश और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, ये तो राइट है टू रिसीव या राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स। तो ये अगर राइट क्रिएट हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट से तो ठीक है, वो इधर आ जाता है। और राइट टू रिसीव, अब देखो, मेरे पास राइट है कि मेरे को मिलेगा, भले ही मुझे डिलीवर नहीं हुआ है तो भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल एसेट है, या बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। और हमको रिसीव भी क्या हो रहा है? हमको रिसीव हो रहा है कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। अगर हमारे पास राइट है टू रिसीव सर्विसेज तो वो जो है वो इधर नहीं आएगा, क्योंकि वो कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट बोला है। तो अगर राइट टू रिसीव सर्विसेज है तो वो नहीं आएगा। जैसे आपने किसी को लीज पे दिया तो आपको राइट टू रिसीव लीज रेंटल है, वो आ जाएगा, ठीक है। पर अब देखा जाए तो जो सामने वाला है लेसी, तो उसको वो लीज रेंटल पे करेगा, उसके लिए राइट, उसको तो यूज़ करने का राइट है ना, तो राइट टू यूज़ इधर कवर नहीं है, ठीक है। और राइट टू रिसीव सर्विसेज वो भी इधर कवर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये सब चीज़ें देखी है। अब रही बात है कि हमने बोला कि राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी ऑन फेवरेबल टर्म्स, तो इधर कॉल ऑप्शन की बात करती है, बट कॉल ऑप्शन नीचे डेरिवेटिव्स में कवर है, ठीक है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इधर कवर है। तो अब जो है इधर हम 5वां पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल एसेट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डेट सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि सामने वाला अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल कर रहा है। प्लस ये जो सेटलमेंट है ये नॉन डेरिवेटिव है, मतलब इसकी डिलीवरी होगी। अब फॉर विच एंटिटी रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, अब इसके लिए एंटिटी जो है वो रिसीव करेगा वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सामने वाला इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहा है
अभी जो सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट जो है वो नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है, नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है, और जहाँ पे वो रिसीव कर रहा है वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल नंबर रिसीव कर रहा है। ये अब कितने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिसीव करेगा ये भी बतानी है, पर हाँ उसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आएंगे, नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है। ठीक है, और जो है वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। चलो बाकी फिर बात आती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें कॉल ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से एक राइट क्रिएट हो रहा है। अब देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बोल के रखी थी क्वेश्चन में, क्यों ना हम इस पर ध्यान देते। क्या बोला है कि इट्स वैल्यू चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन सम वेरिएबल। ऑब्वियस सी बात है, डेरिवेटिव की वैल्यू जो है चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन सम वेरिएबल। कुछ वेरिएबल में चेंज हुआ, इसकी भी वैल्यू चेंज होगी। अब अगर वेरिएबल, देखो फाइनेंशियल वेरिएबल होते हैं, नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल होते हैं। अब अगर वेरिएबल जो है वो नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव में अगर देखा जाए तो वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, इट रिक्वायर नो और लिटिल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट भी रहता है। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लिटिल इन्वेस्टमेंट भी है, और इट सेटल एट फ्यूचर डेट। ठीक है, तो नो और लिटिल इन्वेस्टमेंट जो है वैल्यू चेंज होती है एज पर द चेंज इन वेरिएबल, और वो सेटल होता है फ्यूचर डेट पे। तो उसका एक छोटा सा निमोनिक बना लिया जिसको हम फनवारी करके डिकोड करेंगे। एफ यू से है कि सेटल होता है फ्यूचर डेट पे, एन से नो या लिटिल इन्वेस्टमेंट, वी ए से वैल्यू जो है चेंज होती है एज पर चेंज इन दी वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से फनवारी करके अपन ने बात करी। फिनेंशियल एसेट एंड एग्जाम्पल हमने समझ ली। अब देखो फिनेंशियल एसेट और एग्जाम्पल हमने समझ लिए ना, अब हमको ये समझना पड़ेगा कि देखो इस साइड हम जो है डेफिनेशंस को रखते हैं, और इस साइड हम रखते हैं अपने एग्जाम्पल्स को, और समझते हैं कि भैया क्या ये फिनेंशियल एसेट है कि नहीं है। देखो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में राइट टू रिसीव तो कुछ ऐसा है ही नहीं, राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट में तो आते नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी देखो तो इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो बिल्डिंग नहीं आएगा। रिसीवेबल आ जाएगा क्योंकि राइट टू रिसीव कैश। ठीक है, राइट टू रिसीव कैश। इन्वेंट्री नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ कैश और बैंक डिपॉजिट कवर है करंट एसेट में, इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होता है, इन्वेंट्री नहीं है। एडवांस टैक्स का सेपरेट एएस इंड एएस है। लोन रिसीवेबल की बात करें तो हमको लोन रिसीवेबल है, मतलब राइट टू रिसीव कैश है। ठीक है, और रेंट इन एडवांस है, तो हमने एडवांस दे दिया है तो हमको कुछ राइट टू यूज़ मिल जाएगा ना, कि 3 महीने का हमको चलो राइट टू यूज़ है, तो राइट टू यूज़ इधर कवर नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो रिफंडेबल होता है, तो राइट टू रिसीव कैश। एडवांस तो सप्लायर को एडवांस दे दिया है तो हमको गुड्स मिलेंगे, तो राइट टू रिसीव गुड्स इधर कवर नहीं है। इंटेंजिबल एसेट इधर कवर नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट कवर है। डिबेंचर बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करा है तो राइट टू रिसीव कैश, भले ही इन्वेस्टमेंट इधर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का बोला है, पर डिबेंचर बॉन्ड का बोलोगे तो हमको राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ना, तो राइट टू रिसीव कैश। यही गोल्ड बॉन्ड में, पर ये गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और लीज पर अगर दी है हमने एसेट तो हमको राइट टू रिसीव लीज रेंटल, तो राइट टू रिसीव कैश इधर आ जाता है। ठीक है, अब देखो हमने फिनेंशियल एसेट पढ़ा ना, अब हम फिनेंशियल लायबिलिटी पढ़ेंगे। फिनेंशियल लायबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो इससे को रिलेट करेंगे और हमको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे ये इंटरलिंक्ड है। राइट, अब देखो जैसे कि इधर कैश और बैंक डिपॉजिट बोला गया है, इधर क्या है, इधर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन काटो, ये इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे इधर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है रिसीव करने का, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है एक्सचेंज करने का, इधर रिसीव करने का राइट है तो इधर डिलीवर करने का राइट है। इधर राइट है रिसीव करने का, इधर ऑब्लिगेशन है डिलीवर करने का। उसका अधिकार है कि मेरे को ये तुझसे चाहिए मुझे अधिकार है, तो सामने वाले की फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको देना, क्योंकि इसके पास अधिकार है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, यही कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। राइट, अब कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी ऑन फेवरेबल टर्म, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी ऑन अनफेवरेबल टर्म। इधर ऑप्शन होल्डर, इधर ऑप्शन राइटर। ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्ट सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है। ठीक है, नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है।
फॉर विच एंटिटी रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियस बात है वो रिसीव करेगा वेरिएबल नंबर। इधर क्या बोला है, इधर डिलीवर, फॉर विच एंटिटी डिलीवर वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो वो डिलीवर करेगा, ये रिसीव करेगा। फिर आते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये भी है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या दिक्कत है, इधर ऑप्शन राइटर आ जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, उधर ऑप्शन होल्डर आ जाता है, इधर ऑप्शन राइटर आ जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब जैसे कि इधर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट था, ठीक है ना, हम इसके छोटे मोटे एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हमने इधर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पढ़ा, तो बोल रहे हैं कि अगर ज़रा से भी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है ना, तो वो तुम्हारी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाती है। फाइनेंशियल लायबिलिटी में ऐसा नहीं है कि भाई एक सब्सटैंटिव ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, जहाँ से भी ऑब्लिगेशन रही तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये था कि लोन रिशेड्यूलमेंट के चक्कर में उसको ज़्यादा पे करना पड़ गया। अब मुझे बताओ, ज़्यादा पे करना पड़ गया मतलब उसको एक्सचेंज करने पड़ गया अपने फाइनेंशियल एसेट, मतलब उसको अपना कैश देना पड़ गया ज़्यादा ऑन अनफेवरेबल टर्म, या अनफेवरेबल टर्म में एक्सचेंज करना पड़ गया, ठीक है, तो लोन रिशेड्यूलमेंट में ज़्यादा पे हो गया, ठीक, ये चीज़ थी। और रही बात है इसमें कुछ एग्जांपल की, तो हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल दैट सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये भी सेटल होता है ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है, ठीक है, नॉन डेरिवेटिव सेटलमेंट है, और भले ही वो अभी करा हो या आगे करेंगे, ठीक है। फॉर विच एंटिटी डिलीवर, इधर एंटिटी रिसीव, ठीक है, तो एक ये फ़र्क है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब देखो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में वही है, इधर हम फनवारी बोल सकते हैं कि सैटेलाइट फ्यूचर डेट, एन से लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट, और वी से वैल्यू चेंज एज पर चेंज इन वेरिएबल, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को एसोसिएट करना है, लोन टेकन, तो राइट ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ठीक है, यही क्रेडिट पेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी एडवांस पेमेंट हमको रिसीव हो गया है। तो एडवांस पेमेंट रिसीव हो गया है, तो देखो अगर मेरा उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है तो मेरे को उसको गुड्स देने पड़ जाएंगे। पर अगर मेरा जो है एडवांस, मतलब कि मेरा जो बिजनेस उसके साथ कंटिन्यू नहीं है, तो फिर मेरे को पैसे ही वापस करने पड़ेंगे, और जब पैसे वापस करने पड़ेंगे तो ऑब्लिगेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस कंटिन्यू है कि नहीं है। कंटिन्यू है तो गुड्स डिलीवर करेगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं है तो रख ले पैसा, नहीं सॉरी कैश डिलीवर कर दे। अब कैश डिलीवर कर दे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्लिगेशन है, डेट इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये मैंडेटरी कन्वर्टेबल है तो फिर तो इक्विटी हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, बना के रखिए ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखा है तो वो भी तो देना पड़ेगा। फिर गारंटी गिवन, तो भैया कल को एक्सरसाइज हुई तो देना पड़ेगा, क्योंकि जरा से भी ऑब्लिगेशन हो भैया इधर आती है वो गारंटी गिवन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो जाते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो इधर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें तो ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि ऑब्लिगेशन है। अब देखो अगर इरिडीमेबल है, ठीक है, अगर ये प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, तो जैसे कि वो उधर कन्वर्टेबल है, जैसे डिबेंचर इशूड में अगर ये मैंडेटरी कन्वर्टेबल है तो ये इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर में बोला है इरिडीमेबल क्योंकि ये रिडीम नहीं होंगे। अब देखो प्रेफरेंस शेयर के अंदर कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट है हमारे डिविडेंड और रीपेमेंट, ठीक है। अब रीपेमेंट तो होने से रखा क्योंकि वो इरिडीमेबल है। अब डिविडेंड की बात करते हैं। अब डिविडेंड का एक्यूमुलेशन होगा कि डिविडेंड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, तो इफ़ इरिडीमेबल चेक वेदर देयर इज अ डिविडेंड, इफ एक्यूमुलेशन, अगर डिविडेंड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, अब डिविडेंड का एक्यूमुलेशन हो रहा है मतलब आप पे ही नहीं कर रहे हो, आपकी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी थोड़ी ना, क्योंकि एक्यूमुलेट हो जा रहा है, रिडीम भी नहीं हो रहा है, उधर भी एक्यूमुलेट हो जा रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है नहीं, ये पूरा इक्विटी हो जाता है। अब और अगर एक्यूमुलेशन नहीं है मतलब आपको पे करना पड़ जाएगा, तो डिविडेंड पे करना पड़ जाएगा, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तब डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं है मतलब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, जो भी रीपेमेंट है वो तो होगा ही नहीं, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है, वो इक्विटी भी है। तो ऐसे केस में वो जो हो जाता है वो हो जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसको ही थोड़ा सा डीप में और बताया गया है
कि क्या बोला है इसमें, क्या बोला है कि मैंडेटरी पीरियोडिक फिक्स डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। तो फिक्स डिविडेंड पेमेंट है, ठीक है, फिक्स डिविडेंड पेमेंट। तो मैंडेटरी पीरियोडिक फिक्स डिविडेंड पेमेंट एंड मैंडेटरी रिडेम्पशन बाय द इशूअर फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड फ्यूचर डेट सिंस देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। मतलब कि जब वो अगर रिडीमेबल है, तो ऐसे केस में ऐसी बात कर रहे थे कि आपको फिक्स्ड डिविडेंड भी पेमेंट करना पड़ेगा, और क्या बोला, फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट। तो देखो इधर क्या रहा है कि मैंडेटरी पीरियोडिक फिक्स डिविडेंड पेमेंट, तो अगर डिविडेंड पेमेंट आपका फिक्स है, और रही बात है रिडेम्पशन की, तो रिडेम्पशन भी जो है वो मैंडेटरी है बाय द इशूअर। वो जो रिडेम्पशन है वो भी फिक्स्ड अमाउंट का है। तो ये जैसे फिक्स डिविडेंड पेमेंट है, उधर भी फिक्स्ड अमाउंट है, और आपको फिक्स्ड फ्यूचर डेट पे करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश। अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने बात करी थी, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है विद मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड पेमेंट। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है विद मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड पेमेंट। जो हमने बात करी थी कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक इंटायर इररिडीमेबल, मतलब कि इसका रिडेम्पशन तो नहीं होगा, साथ ही साथ जो इनका डिविडेंड पेमेंट है, ठीक है, ये डिविडेंड पेमेंट इनका फिक्स रहेगा, मतलब एक्यूमुलेट नहीं होगा, पेमेंट होगा। अब देखो मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड पेमेंट। अब फिक्स डिविडेंड पेमेंट में दो चीज़ें हैं, या तो रेट हो जाए आपका फिक्स, या तो अमाउंट हो जाए फिक्स। तो देखो क्या बोला है, फिक्स कूपन रेट नॉट मार्केट रेट सेट एट द डेट ऑफ इशू की डेट पे ही आप जो है कूपन रेट फिक्स कर दो, इशू की डेट पे ही आप कूपन रेट फिक्स कर दो, या तो फिक्स कूपन अमाउंट इन एडिशन डिस्क्रिशनरी डिविडेंड। तो देखो या तो आपने रेट ही फिक्स कर दिया जो मार्केट रेट नहीं है, फिक्स कूपन रेट नॉट मार्केट रेट सेट एट द डेट ऑफ इशू, और दूसरा है फिक्स डिविडेंड फिक्स कूपन अमाउंट इन एडिशन टू डिस्क्रिशनरी डिविडेंड, कि हम इतना तो पे करेंगे ही करेंगे, इन एडिशन डिस्क्रिशनरी डिविडेंड अगर कुछ हमको पे करना पड़ा तो हम वो पे करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल से बोला है कि डिविडेंड का पेमेंट होगा एंड रिडेम्पशन नहीं होगा, तो ये इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स डिविडेंड तो हमको पे करना ही है। अब फिक्स डिविडेंड में या तो रेट फिक्स कर लो या तो अमाउंट फिक्स कर लो। अमाउंट फिक्स होगा तो इन एडिशन डिस्क्रिशनरी डिविडेंड इनको देना होगा तो ये दे सकते हैं, और अगर रेट फिक्स हो गया, ठीक है, तो रेट फिक्स एट द डेट ऑफ इशू, तो वो भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मैंडेटरी पीरियोडिक फिक्स डिविडेंड पेमेंट अगर ये फिनेंशियल लायबिलिटी होता है तो इसके रिस्पेक्ट में ऐसा बोला जाता है कि मैंडेटरी पीरियोडिक फिक्स डिविडेंड पेमेंट, कि आपको इतना डिविडेंड तो पे करना ही करना है, और रिडेम्पशन भी करना है फिक्स्ड अमाउंट का फॉर फिक्स फ्यूचर डेट। तो सब कुछ फिक्स है, डिविडेंड भी फिक्स है, रिडेम्पशन भी फिक्स है, फ्यूचर डेट भी फिक्स है। तो फिर देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अब कुछ एग्जांपल्स है, वो कुछ एग्जांपल्स सॉरी इक्विटी एंड एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है, तो हम उसकी अब बात कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब इक्विटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विच हैविंग नो ऑब्लिगेशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट, इक्विटी होल्डर कांट क्लेम ऑन कंपनी। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हैविंग नो ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट भी है तो रेसिडुअल इंटरेस्ट है, और वो क्लेम नहीं कर सकता कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो अब हम जो है एग्जांपल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन पुटेबल, ठीक है, वो नॉन पुटेबल ही होते हैं, तो ये इक्विटी में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी में आता है। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, अरे भैया अगर वो रिडीम में हो जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो नहीं आएंगे, पर वो जो अगर इररिडीमेबल है, तो वही डिविडेंड की पूरी बात आ जाती है कि डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो एक्यूमुलेटेड हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर भी इररिडीमेबल है तो फिर तो पूरा इक्विटी है। पर अगर डिविडेंड पेमेंट होता है, ठीक है, अब पेमेंट हो रहा है तो फिक्स डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, तो या तो फिक्स कूपन रेट है या तो फिक्स अमाउंट है। फिक्स कूपन रेट है तो ठीक है, एट द डेट ऑफ इशू वो सेट है, वो मार्केट रेट नहीं भी हो तो चलेगा, कूपन रेट की बात कर रहे हैं। और
जो या तो फिक्स कूपन अमाउंट है विद डिस्क्रिशनरी डिविडेंड जो भी है वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिर हो जाता है, ठीक है। फिर आती है बात परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की। पर परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, प्रिंसिपल आपको पे करना पड़ेगा। कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो वो इक्विटी है। ऑप्शनल है तो जरा सी भी ऑब्लिगेशन होती है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कवर्ड हो जाता है। शेयर वारंट भी हमारा इक्विटी में आता है। अब समझो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसमें और। इक्विटी कंप्राइज ऑफ इररिडीमेबल नॉन पुटेबल इक्विटी शेयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर्स तो नॉन पुटेबल ही होते हैं। अब हम जब पढ़ेंगे कि कभी कभी जो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट भी है वो भी इक्विटी होते हैं, पर अभी तो इक्विटी जो है नॉन पुटेबल है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल इन फिक्स नंबर ऑफ शेयर, तो इक्विटी कंप्राइज ऑफ एक तो नॉन पुटेबल इक्विटी शेयर, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल इन फिक्स नंबर ऑफ शेयर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट है, तो कन्वर्टेबल में भी फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो होते हैं इक्विटी। तो कन्वर्टेबल में भी फिक्स है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो कन्वर्टेबल इन फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो जो है इधर इक्विटी में कवर है। वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर होते हैं तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाते हैं। फिर आती बात इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन लिक्विडेशन, तो वो भी जो है हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। अब ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रिडीमेबल या पुटेबल, ठीक है। रुक एक मिनट, इररिडीमेबल नॉन पुटेबल इक्विटी शेयर तो इक्विटी में कवर है। इंस्ट्रूमेंट जो कन्वर्ट हो रहे हैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में वो भी इधर कवर है। अब रिडीमेबल पुटेबल जो हमने पढ़ा था कि रिडीमेबल पुटेबल तो नहीं हो सकते, पर कंडीशन है सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो 8 में देके रखिए कंडीशन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट की। अगर ये कंडीशन है तो ऐसे केस में जो है आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन सकते हो। फिर यही बात है कि कुछ क्वेश्चन ये भी थे, जैसे कि तब देखो ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है कि इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर इंस्ट्रूमेंट इररिडीमेबल है, ठीक है। अब डिविडेंड जो है वो मैंडेटरी है पर रिडेम्पशन तो नहीं होगा। तो इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, मैंडेटरी डिविडेंड है, पेमेंट तो देना है। ये था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर रेट फिक्स हो या तो अमाउंट फिक्स हो एंड इन एडिशन डिस्क्रिशनरी डिविडेंड अगर आपको देना है तो वो आपके ऊपर है, तो वो हो जाते हैं अपने, वो क्या हो जाते हैं हमारे, हो जाते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब दूसरा इररिडीमेबल विद मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड पेमेंट, इधर भी जो डिविडेंड है वो फिक्स है, मैंडेटरी है, रिडेम्पशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब फिक्स डिविडेंड पेमेंट है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कब, जब रेट जो है वो वेरिएबल हो, जैसे कि फिक्स कूपन रेट है नहीं, अगर वेरिएबल कूपन रेट है जैसे कि मार्केट रेट। फिक्स कूपन रेट मतलब कि वो मार्केट रेट की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो फिक्स है ना, तो मार्केट रेट की बात क्यों करेंगे। वेरिएबल कूपन रेट हो मतलब कि जो मार्केट रेट के हिसाब से चलता हो, या तो आपका अमाउंट जो है वो वेरिएबल हो, तो वेरिएबल रेट हो, ये वेरिएबल अमाउंट हो, तो आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगा। अब क्या बोला है, इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट विद डिस्क्रिशन ऑफ डिविडेंड इज इक्विटी। इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट विद डिस्क्रिशन ऑफ डिविडेंड मतलब कि जो भी हमारे इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है और डिस्क्रिशन है यहाँ पे डिविडेंड, देखो डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, विद डिस्क्रिशन ऑफ डिविडेंड इज इक्विटी, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिशन है, इधर डिस्क्रिशन आ जाता है। अभी अपन ने मैंडेटरी की बात करी थी, अब इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है विद डिस्क्रिशनरी ऑफ डिविडेंड, या तो अपन बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड होती है चीज़ें, तो ऐसे केस में डिविडेंड नहीं जाता, ठीक है। विद डिस्क्रिशनरी ऑफ डिविडेंड इज इक्विटी इफ डिविडेंड डिस्क्रिशनरी एंड क्यूमुलेटिव, ठीक है। अगर डिविडेंड जो है मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, और डिस्क्रिशनरी है और साथ ही साथ क्यूमुलेटिव है, तो इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट विद डिस्क्रिशन ऑफ डिविडेंड इज इक्विटी इफ डिविडेंड जो है डिस्क्रिशनरी एंड क्यूमुलेटिव, ओनली इफ डेफर टू द एंटायरिटी, और ओनली इफ डेफर टू द एंटायरिटी डिविडेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव। तो हमने क्या पढ़ा कि डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है, साथ ही साथ क्यूमुलेटिव है, एंड क्यूमुलेटिव भी इतना है डेफर टू द एंटायरिटी, और या तो डिविडेंड ही नॉन क्यूमुलेटिव है, ठीक है। तो दो चीज़ें क्या बोला है कि इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट विथ डिस्क्रिशन ऑफ डिविडेंड इज इक्विटी
अगर जो है डिविडेंड, देखो क्या बोला है, इंटायर इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट, तो अगर डिस्क्रिशनरी डिविडेंड है, ठीक है, तो डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है और क्यूमुलेटिव है और डेफर टू द इंटायरिटी है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है इक्विटी हो जाएगा वो। सो इस तरीके से जो है हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है। अब इस पे जो है हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। पर ठीक है, सिंस अपन ने इतना सब कुछ करा है तो क्यों ना इसके बेसिस पे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, यह है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये हम इसको करते हैं। क्या बोला है, द कंपनी बोरो 50 लाख 12%, ठीक है, बोरो करे, टेनर ऑफ लोन 10 साल है, ठीक है, 50 लाख बोरो करे हैं। अब टेनर ऑफ लोन क्या है, 10 साल है। इंटरेस्ट इज पेबल इन एवरी ईयर, तब 50 लाख बोरो कर रहे हैं, 50 लाख बोरो कर रहे हैं 12% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट तो पेबल होगा एवरी ईयर, तो ऑब्लिगेशन तो है और प्रिंसिपल भी रिपेबल एट द एंड ऑफ 10th ईयर। कंपनी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर 4, 5, 6, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा तो सब सही साथ पे हुआ, 4, 5, 6 पे नहीं हुआ। अब लोन रीशेड्यूलमेंट एग्रीमेंट टुक प्लेस एट द एंड ऑफ 7th ईयर। अब लोन reschedulement agreement took place at the end of 7th year. As per the agreement, the company is required to pay 90 lakh at the end of 7th year and the end of 8th year. मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर तो अच्छा पे हो रहा है। फिर हमने बात करी कि जो है कंपनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब 7th ईयर में भी चल रहा होगा। 7th ईयर में तो लोन रीशेड्यूलमेंट एग्रीमेंट टुक प्लेस हो गया एट द एंड ऑफ 7th ईयर। और साथ ही साथ एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 90 लाख एट द एंड ऑफ 8th ईयर। 8वें साल के एंड में 90 लाख पे करना है। अब कैलकुलेट द एडिशनल अमाउंट टू बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ रीशेड्यूलमेंट। अब सिंस तुमसे 4, 5, 6 साल में ही पेमेंट नहीं हो रहा है, तब तुम 8वें साल में 90 लाख पे करके रफा दफा करो, ठीक है। अब कैलकुलेट द एडिशनल अमाउंट टू बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ रीशेड्यूलमेंट एंड ऑल्सो द बुक वैल्यू ऑफ लोन एट द एंड ऑफ 8th ईयर। तो एडिशनल अमाउंट कितना हमको पे करना पड़ रहा है, वो बुक वैल्यू ऑफ लोन, ठीक है, एट द एंड ऑफ 8th ईयर व्हेन रीशेड्यूलमेंट एग्रीमेंट टुक प्लेस। तो सिंपल सी बात है, हमने बोरो करा 50 लाख 12%, ठीक है। अब इंटरेस्ट तो पेबल होगा एवरी ईयर, प्रिंसिपल रिपेबल होगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर। मतलब ये बुलेट रिपेमेंट है कि प्रिंसिपल एक साथ ही पे होगा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि 4th, 5th, 6th ईयर का अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो 50 लाख का इंटू 1.12 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमको पता तो चले कि वो इंटरेस्ट पे नहीं हुआ तो वो कंपाउंड हो गया, फिर इंटू 1.12 करना पड़ेगा, वापस वो कंपाउंड हो गया, तो वो 5th ईयर के एंड पे आ गए, इंटू 1.12 कर दिया, 6th ईयर के एंड पे आए। अब 7th ईयर में नेगोशिएशन हुआ पर पेमेंट 8th ईयर में करना है ना, तो इंटू 1.12 करा तो 8th ईयर में आ गए, ठीक है। तो 50 लाख इंटू 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, तो 8th ईयर में आ गए, ठीक है। तो 8th ईयर के एंड पे हमको कितना बनता है पे करना, 88,11,708। पर उन्होंने क्या बोला कि एट द एंड ऑफ 8th ईयर तो 90 लाख पे कर दे। तो रीशेड्यूलमेंट अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 8th ईयर 90 लाख है, तो एडिशनल अमाउंट टू बी पेड ऑन रीशेड्यूलमेंट। तो वही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल फिनेंशियल एसेट जो है एक्सचेंज हो रहे हैं अनफेवरेबल टर्म में, जो हमने बात करी थी, एक्सचेंज हो रहे हैं अनफेवरेबल टर्म में, तो ये फिनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है। तो फिनेंशियल लायबिलिटी पे क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब देखो अगला इलस्ट्रेशन है, एंटिटी ए होल्ड एन ऑप्शन टू परचेज इक्विटी शेयर। देखो होल्ड एन ऑप्शन होल्ड करके रखा है कि मैं परचेज करूँगी इक्विटी शेयर और इन अ लिस्टेड एंटिटी बी 100 पर शेयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ 90 डे पीरियड, ठीक है। Evaluate the contract whether the financial asset or financial liability. And what if the entity A has returned the option? What if अगर entity A ने return कर दिया, has returned the option and the price of the share on the expiry date is 120, तो अब क्या करेंगे? तो पहले बताओ कि entity A ने होल्ड करा एक ऑप्शन कि मेरे को इक्विटी शेयर परचेस करना है, तो ये लिस्टेड एंटिटी उसके ऑप्शन पे है 100 पर शेयर एट द एंड ऑफ 90 डे पीरियड। Evaluate the contract whether it's financial asset or liability. What if the entity A has returned the option and the price of share on the expiry date 120 है। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन की बात आ रही है, तो ऑप्शन की बात आ रही है तो बिल्कुल ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द अबव कॉल ऑप्शन गिव्स एंटिटी ए अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, क्या बोल रहे हैं,
द अबव कॉल ऑप्शन गिव्स एंटिटी ए, जो आप ये कॉल ऑप्शन दे रहे हो, द अबव कॉल ऑप्शन गिव्स एंटिटी, ये जो कॉल ऑप्शन एंटिटी ए ने लिया है, द अबव कॉल ऑप्शन गिव्स एंटिटी ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या दिया है, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज कैश 100 फॉर एन इक्विटी शेयर इन अनदर एंटिटी। तो जहाँ पे आप कैश एक्सचेंज करोगे, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज कैश फॉर एन इक्विटी शेयर इन अनदर एंटिटी, आप एक तरीके से सामने वाले को कैश दे रहे हो, ठीक है, फॉर एन इक्विटी शेयर इन अनदर एंटिटी एंड विल बी एक्सरसाइज इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। और वो इसको एक्सरसाइज कब करेंगे, आप इस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को, ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सरसाइज कब करोगे, जब मार्केट वैल्यू एक्सीड होगा 100, ठीक है, एट द एंड ऑफ 90 days पीरियड। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी सच दैट एंटिटी ए विल गेन ऑन द एक्सरसाइज डेट, इट विल एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये तो ठीक है। अब सिंस एंटिटी ए स्टैंड्स टू गेन इफ द कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज, द एक्सचेंज इज पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। अगर एंटिटी स्टैंड फॉर गेन, अगर एंटिटी ए, तो सिंस एंटिटी ए स्टैंड्स टू गेन इफ द कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज, द एक्सचेंज इज पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी, ठीक है। ऑल्सो द डिटर्मिनेशन whether the contract option is derivative is dependent on whether it satisfy all the following condition। तो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वो डेरिवेटिव है कि नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन इज डेरिवेटिव इज डिपेंडेंट ऑन वेदर इज सेटिस्फाई ऑल और फॉलोइंग द कंडीशन। तो ऊपर तो उन्होंने कॉल ऑप्शन को समझा दिया और फिर ये बोला कि ऑप्शन डेरिवेटिव है इज डिपेंडेंट ऑन वेदर इज सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, ये जो हमने बात करी थी, ठीक है, जिसमें एक ये चीज़ थी कि वैल्यू चेंज ऑन द बेस ऑफ वैल्यू इन चेंज इन सम वेरिएबल इफ द वेरिएबल इज नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। चलो, क्योंकि फिनेंशियल वेरिएबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिनेंशियल वेरिएबल होगा मतलब कि वो इक्विटी का फिनेंशियल अमाउंट जो भी चेंज होगा उसके हिसाब से वैल्यू का, ऑप्शन का अमाउंट चेंज होगा। तो अगर ये फिनेंशियल वेरिएबल है तो ये स्पेसिफिक टू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल है तो स्पेसिफिक टू द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलो, ये हमने बात कर ली थी। चलो, ऑप्शन इज डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट फ्रॉम द टाइम एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट, ऑप्शन एक डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट है, ऑप्शन एक डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट है फ्रॉम द टाइम एंटिटी बिकम पार्टी टू द ऑप्शन ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि व्हाट इफ द एंटिटी ए हैज़ रिटर्न द ऑप्शन एंड द प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द एक्सपायरी डेट इज 120। क्या होता अगर एंटिटी ए ने राइट करा ऑप्शन एंड द प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द एक्सपायरी डेट 120 है। तो अगर इधर तो कॉल ऑप्शन है, अगर एंटिटी राइट एन ऑप्शन, ठीक है, तो राइट एन ऑप्शन तो वो सेल करेगा इक्विटी शेयर इन द फिनेंशियल एसेट बी फॉर 100 पर शेयर एट एनी टाइम इफ इट इज एन American option in the next 90 days, then entity A will be said to have contractual obligation to exchange its equity share to another entity for cash of 100 per share on potentially unfavorable term। मतलब बोल रहा है कि अगर एंटिटी ने राइट करा ऑप्शन, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि उसकी ऑब्लिगेशन है बेचने की, ठीक है। इफ एंटिटी राइट एन ऑप्शन, ठीक है, विच द काउंटर पार्टी कैन फोर्स द एंटिटी, अब सामने वाला फोर्स कर सकता है क्योंकि इसका ऑब्लिगेशन है तो मतलब सामने वाले का राइट है, तो काउंटर पार्टी जो है वो फोर्स कर सकता है टू सेल द शेयर्स इन द लिस्टेड एंटिटी बी फॉर 100 पर शेयर, सो में हमको बेचो एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 90 days, देन एंटिटी ए विल बी सेड टू हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तब माना जाएगा कि भैया ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जहाँ पे एक्सचेंज होगा इक्विटी शेयर टू अनदर एंटिटी फॉर कैश ऑफ ₹100 पर शेयर, ठीक है, ऑन अनफेवरेबल टर्म, क्योंकि इधर ऑब्लिगेशन है तो सामने वाला एक्सरसाइज तभी करेगा जब उसके फेवर में हो, सामने वाले के अनफेवर में हो। दैट इज होल्डर एक्सरसाइज दी ऑप्शन ऑन अकाउंट ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर बीइंग अबव द एक्सरसाइज प्राइस 100 पर शेयर एट द एंड ऑफ 90 day पीरियड। अब सिंस एंटिटी है द राइटिंग पार्टी विल हैव टू बाय शेयर फ्रॉम द मार्केट एट 120, ठीक है, एंड सेल दोस टू द परचेसिंग पार्टी एट 100, क्योंकि राइट एन ऑप्शन राइट करा है, उसकी ऑब्लिगेशन है सेल करने की, तो buy share from the market at 120 and sell those share to the purchasing party 100, ठीक है। therefore the exchange is potentially unfavorable, ठीक है, एक्सचेंज रेट जो है पोटेंशियली अनफेवरेबल है, तो वो डेरिवेटिव फिनेंशियल लाइबिलिटी है आपके लिए, ठीक है, फ्रॉम द टाइम एंटिटी बिकम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने बात कर ली, ठीक है, ये हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 देख लिया, जहाँ पे हमने डेरिवेटिव की बात कर ली। चलो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, देखो, A company has issued 6% mandatory redeemable preference share with mandatory fixed dividend। देखो,
मैंडेटरी रिडीमेबल, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जो रिडीमेबल भी होंगे, ठीक है, और डिविडेंड भी पे करना है, तो रिडीमेबल तो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और साथ ही साथ मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड है। और अभी हमने प्रेफरेंस शेयर के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा था, देखो रिडेम्पशन भी हो रहा है मैंडेटरी, और मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड, डिविडेंड भी जो है मैंडेटरी जा रहा है। इवैल्यूएट सच प्रेफरेंस शेयर आर एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल लायबिलिटी in determining whether the mandatory redeemable preference share is a financial liability or an equity instrument. It is necessary to examine the particular contractual right attaching to the instrument. देखो contractual right attaching to the instrument principal and return component. अब instrument in this example provide mandatory periodic fixed dividend payment and mandatory redemption by the issuer for a fixed amount at fixed future date. तो since यही है fixed amount fixed future date पे है, ठीक है, there is a contractual obligation to deliver cash, both dividend and repayment of principal to the shareholder that cannot be avoided. तो financial liability है in its entirety. चलो पूरे का पूरे ही financial liability मतलब ऐसा। अब आती है बात अगले क्वेश्चन की कि इलस्ट्रेशन नंबर 4, अ कंपनी इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखो ये प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल नहीं है, ये नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। अब डिविडेंड के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। कंपनी इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड, ओके, डिविडेंड मैंडेटरी है। इवैल्यूएट वेदर सच प्रेफरेंस शेयर आर एन इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी टू द इश्यूअर एंटिटी। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि इधर जो है डिविडेंड जो है मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड है, और हमने देखा था कि अब मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड है, ठीक है, तो फिक्स डिविडेंड है तो वही फिक्स कूपन रेट या फिक्स अमाउंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अब देखो ये सिचुएशन फिनेंशियल लायबिलिटी की तो नहीं होगी, अब रिडीमेबल नहीं है तो ठीक है। अब डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड मैंडेटरी पे करना है, ठीक है। अब डिविडेंड मैंडेटरी पे करना है, लिखा हुआ है ना, फिर मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड है, तो ये फिनेंशियल लायबिलिटी अगर हुआ तो ऐसे केस में कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक, ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और फिक्स डिविडेंड है, अब मैंडेटरी है, फिक्स डिविडेंड है, ठीक है, जैसे केस में फिक्स कूपन रेट और फिक्स अमाउंट की बात होगी। तो देखते हैं, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर नॉन रिडीमेबल द अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द अदर राइट अटैच टू देम। तो अगर नॉन रिडीमेबल है तो अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन हम जो डिटरमाइन करेंगे इज डिटरमाइंड बाय द अदर राइट जो उसके साथ अटैच है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, सब्सटेंस एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इट इज necessary to examine a particular contractual right attaching to the instrument principal and return component। देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमको ये particular contractual right। in this example ये non redeemable है and thus the amount of principal has equity characteristics। principal का जो amount है having equity characteristics, तो वो तो obvious सी बात है कि amount of principal is having equity characteristics, amount of principal having equity characteristics, but the entity has contractual obligation to pay dividend। entity के पास contractual obligation है कि to pay dividend that provide shareholder with a lender's return। तो क्या बोला है, the entity has a contractual obligation to pay dividend। उनके पास contractual obligation है कि उनको dividend pay करना पड़ेगा, उनके पास contractual obligation to pay dividend that provide the shareholder with a lender's return। the obligation is not negated if the entity is unable to pay dividend because lack of fund or insufficient in distributable profit। therefore ऑब्लिगेशन टू पे द डिविडेंड मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब अगर आपकी ऑब्लिगेशन है टू पे द डिविडेंड तो ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में मीट करता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी को मीट करता है। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज डेट। अब से ओवरऑल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे विच में रिक्वायर ईच कंपोनेंट टू बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। अब ईच कंपोनेंट टू बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, हमको कंपोनेंट को तो सेपरेटली अकाउंटेड करना पड़ता है। तो यही है कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच में रिक्वायर ईच कंपोनेंट टू बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, ठीक है। अब क्या लिखा है, इट वुड बी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट इफ द कूपन वॉज इनिशियली सेट। अब क्या बोला, इट वुड बी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट इफ कूपन वॉज इनिशियली सेट एट द रेट अदर देन प्रिवेलिंग मार्केट रेट। मतलब कि कूपन सेट हुआ है एक रेट पे जो मार्केट रेट नहीं है, मतलब कि फिक्स कूपन रेट है, तो इट वुड बी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और द टर्म ऑफ स्पेसिफिक पेमेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी डिविडेंड इन एडिशन टू फिक्स्ड कूपन, ठीक है, या तो फिक्स कूपन के साथ इन एडिशन डिस्क्रिशनरी डिविडेंड, ठीक है। टर्म स्पेसिफिक पेमेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी डिविडेंड इन एडिशन टू फिक्स कूपन इफ द कूपन ऑन द प्रेफरेंस शेयर वॉज सेट एट मार्केट रेट। अगर कूपन अगर मार्केट रेट पे सेट होता है
ये लिखा हुआ था जो भी हमने पढ़ा था इक्विटी के केस में, कि ये फिनेंशियल लाइबिलिटी के केस में, कि अगर कूपन रेट जो है वो मार्केट रेट है, मतलब वेरिएबल रेट है, मतलब फिक्स कूपन रेट नहीं है, एट द डेट ऑफ इशू एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी डिविडेंड, ठीक है, एंड देयर वाज नो प्रोविजन और पेमेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी डिविडेंड, और पेमेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी डिविडेंड का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, द इंटायर इंस्ट्रूमेंट वुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो इज इन परपेचुइटी। तो ऐसे केस में जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो ये हमने बात करी थी। तो ये जो है ये क्वेश्चन पे हम कट करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को हमने जो है केटर कर लिया है। ओके, अब आती है बात नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद डिविडेंड पेमेंट लिंक टू इक्विटी शेयर। क्या बोला है? अ कंपनी इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, देखो ये भी रिडीमेबल है, विद डिविडेंड पेमेंट लिंक टू इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेमेंट है लिंक्ड टू इक्विटी शेयर, इवेल्युएट वेदर सच प्रेफरेंस शेयर आर एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो पहले तो ये रिडीमेबल है, तो वो तो इक्विटी साइड आ जाता है, इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो डिविडेंड पेमेंट है वो लिंक्ड है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर डिविडेंड पेमेंट लिंक्ड है इक्विटी शेयर से, तब हमको अब समझना पड़ेगा। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि द एंटिटी इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सी तो क्या बोला है कि एन एंटिटी इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड आर पेबल ओनली इफ द एंटिटी ऑल्सो पेज डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर। अगर एंटिटी ने डिविडेंड पे करा तो ये इधर डिविडेंड पे होगा। द डिविडेंड पेमेंट ऑन द प्रेफरेंस शेयर आर डिस्क्रिशनरी एंड नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। वो तो डिस्क्रिशनरी डिविडेंड है और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल तो नहीं है। डिविडेंड हम पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर में, तो वो तो डिस्क्रिशनरी है, वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल तो नहीं है, ठीक है। बिकॉज नो डिविडेंड कैन बी पेड इफ नो डिविडेंड आर पेड ऑन इक्विटी शेयर विच आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एज ए परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर contain no contractual obligation ever to pay any dividend and there is no obligation to repay the principal, they should be classified as equity in their entirety. Where the dividend payment are also cumulative, that is no dividend are paid on the equity share, the preference share are deferred, the perpetual share will be classified as equity only if the dividend can be deferred indefinitely and the entity does not have any contractual obligation whosoever to pay those dividends. This is an exception to the classification principle that certain instruments that are payable only on liquidation can be classified as equity. तो ये एक्सेप्शन है तो द क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल दैट कि सर्टन इंस्ट्रूमेंट जो पेबल होते हैं ऑन लिक्विडेशन वही क्लासीफाई होते हैं एज एन इक्विटी। हाउएवर जनरली प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हैंस इफ द प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव, हैंस अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है the accumulation is always a liability that should be recorded in books and not accumulated as off balance sheet item. अब देखो क्या बोला है, अब थोड़ा सा इसमें समझने वाला पोर्शन आ जाता है। क्या बोला है कि इधर हमने समझा कि डिविडेंड पेमेंट ऑन द प्रेफरेंस शेयर आर डिस्क्रिशनरी एंड नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर पे वो डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि कोई डिविडेंड पे नहीं करेंगे अगर कोई डिविडेंड इक्विटी शेयर में पे नहीं हुआ तो। Which are an equity instrument as the perpetual preference share contain no contractual obligation ever to pay dividend and there is no contractual obligation to repay the principal, तो वो इंटायरिटी इक्विटी में हम क्लासीफाई कर लेते हैं। अब वेयर द डिविडेंड पेमेंट आर ऑल्सो क्यूमुलेटिव, देखो ऑब्लिगेशन नहीं है और रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये इक्विटी है, ठीक है। अब इधर बोल रहे हैं कि अगर ये क्यूमुलेटिव है, that if no dividend are paid on the equity share, preference share are deferred, the perpetual share will be classified as equity। देखो deferred है तो इक्विटी जैसे तभी क्लासीफाई होगा अगर वो deferred हो रहा है indefinitely। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि accumulation liability होता है, ठीक है, accumulation liability होता है। तो डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है बट अगर क्यूमुलेटिव है तो वो तभी होगा, तो वो इक्विटी तभी होगा जब वो क्यूमुलेशन जो हो रहा है वो इनडेफिनेटली डेफर्ड हो रहा है। अगर वो पीरियोडिकली डेफर होता, तो ऐसे केस में एक्यूमुलेशन हुआ है वो लाइबिलिटी हो जाता, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ऑल एसेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हैंस इफ द प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव द एक्यूमुलेशन इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी
दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड नॉट एक्यूमुलेटेड एज एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। वो लाइबिलिटी है तो रिकॉर्ड इन बुक्स एंड नॉट एक्यूमुलेटेड एज एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसको ऑफ बैलेंस शीट आइटम मत करना, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने ये वाला पोर्शन भी ओवर किया। अगला जो है हमारा क्वेश्चन आता है, वो आता है किस रिस्पेक्ट में, 1 सेकेंड। चलो अगले क्वेश्चन तो जो है वो अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से है पर इसके पहले जो है हम छोटी मोटी चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे स्कोप से बाहर क्या है। शेयर बेस्ड पेमेंट स्कोप से बाहर है, एम्प्लॉय बेनिफिट जो पेबल है वो स्कोप से बाहर है, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राइट्स एंड सॉरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट में है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एसेट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें में, ठीक है, ये अपने इस पर नहीं लगता, फिनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं लगता, ठीक है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट है, एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एसेट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये सब क्या होता है अभी हम इसको देख लेंगे, बट अब जो है इसको एक बार यहाँ से भी तो देख लें कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लिया है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देख लिया है, फाइनेंशियल एसेट एंड एग्जांपल देख लिया है, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड एग्जांपल देख लिया, इक्विटी एंड एग्जांपल देख लिया, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और सेटलमेंट इन ओन इक्विटी शेयर ऑफ एंटिटी, जी क्या है। अच्छा इसकी बात हमने कर ली थी, सॉरी स्कोप से बाहर की हमने बात कर ली है, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ये सब चीज़ें बची है। अब देखो आखिरी तो पेज बचा हुआ है, सेटलमेंट चार्ट क्या लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला है, कंसीडरेशन फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिक्स है और नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी फिक्स है, तो इक्विटी है। अब कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अमाउंट है वो अमाउंट फिक्स है, पर नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो है वेरिएबल, मतलब कि क्या हो रहा है कि कंसीडरेशन फिक्स है, जैसे 1 लाख 2 लाख जो भी है, पर जो पेमेंट होगा वो कैसा होगा कि वो जो मार्केट वैल्यू रहेगी ना इक्विटी शेयर की उस टाइम पे उसके हिसाब से पेमेंट होगा, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। जरा सा भी एक भी जो चेंज हुआ वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मतलब सिंपल सी बात है, कंसीडरेशन फिक्स होना चाहिए और नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी फिक्स होना चाहिए, तब जाके वो इक्विटी बनता है, ठीक है। फिर हमने बात करी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट की, अभी अपन ने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर तो नॉन पुटेबल होते हैं, है ना। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, तो क्या बोला है कि मीन्स राइट टू डिमांड कैश बैक या अदर फाइनेंशियल एसेट, तो राइट टू डिमांड कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट बैक इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। देखो अगर आपके पास राइट है क्या उससे डिमांड कर सकते हो, मतलब सामने वाले की ऑब्लिगेशन है जो भी है, तो अगर सामने नहीं सॉरी इफ यू राइट टू डिमांड कैश बैक मतलब कि आपसे कोई डिमांड करेगा तो आपको देना पड़ जाएगा, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है, मतलब सिंपल से ज़्यादा ऑब्लिगेशन है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एक्सेप्शन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट तो यही होता है ना, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट तो यही होता है ना, कॉल और पुट, तो पुट में तो यही होता है हमारी ऑब्लिगेशन है। तो एक्सेप्शन क्या है, बोला है कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर फुलफिल कर दे सारी कंडीशन, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है मान लिया जाएगा, या आप बोल सकते हैं हाँ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इक्विटी अगर नॉन पुटेबल होते पर अगर पुटेबल हुए, ठीक है, तो भी अगर ये कंडीशन पूरी करते तो इक्विटी मान लिए जाएंगे ऐसा। इफ द राइट टू रिसीव कैश प्रो राटा टू नेट एसेट, जैसे कि हमने इक्विटी इशू करा, ठीक है, अब राइट टू रिसीव कैश प्रो राटा टू नेट एसेट, मतलब कोई कैप लिमिट नहीं होगी, जो नेट एसेट है ना उसके नेट एसेट के रिस्पेक्ट में हमको जो है राइट टू रिसीव कैश, मतलब कि हमको लिक्विडेशन के टाइम जो भी हमको पैसे मिलेंगे प्रो राटा विदाउट कैप विदाउट लिमिट टू द नेट एसेट। राइट इज सबऑर्डिनेट, राइट एक तो हमने देखा प्रो राटा, फिर हमने पढ़ा ये हमने देखा प्रो, फिर आता सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि सारे अदर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद इसको पेमेंट मिलेगा, मतलब इसकी रैंकिंग पूरी लास्ट में। कोई आइडेंटिकल फीचर नहीं है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का, मतलब ऐसे ही पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई आइडेंटिकल फीचर नहीं है। तो प्रो राटा सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नो आइडेंटिकल फीचर ऑफ, तो नो, ठीक है, आइडेंटिकल फीचर ऑफ जो है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, नो राइट टू रिसीव वेरिएबल, नो राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, तो कोई राइट नहीं है कि उसे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर रिसीव हो, ठीक है, उसको कोई राइट नहीं है वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर रिसीव हो, तो सिंपल सी बात है वेरिएबल नंबर ऑफ की बात आती है, वेरिएबल नंबर की बात आती है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाती है, हमने पढ़ा था,
कि मार्केट पे चलता है वो, ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि मार्केट वेरिएबल कूपन रेट या वेरिएबल कूपन अमाउंट जो भी है, ठीक है, तो क्या बोला है कि नो आइडेंटिकल फैक्टर ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, नो राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर। और रिटर्न भी है ना, रिटर्न बेस्ड ऑन P&L या बेस्ड ऑन चेंज इन नेट एसेट। तो रिटर्न बेस्ड ऑन P&L या बेस्ड ऑन चेंज इन नेट एसेट, ठीक है, रिटर्न बेस्ड ऑन इंडेक्स प्राइस नहीं होगा। तो रिटर्न बेस्ड ऑन P&L या चेंज इन नेट एसेट, ये रिटर्न उस पर बेस्ड होगा। चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट की इस पर नहीं होगा। और रिटर्न जो है बेस्ड ऑन इंडेक्स प्राइस नहीं होगा, ठीक। तो क्या पढ़ा हमने, प्रो सब इंस्पेक्टर नो वेरिएबल बट की फिक्स्ड रिटर्न है, मतलब कि रिटर्न बेस्ड ऑन P&L और चेंज इन नेट एसेट। रिटर्न बेस्ड ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट नहीं है, रिटर्न बेस्ड ऑन इंडेक्स प्राइस नहीं है। तो ये हमारा जो है ये पर्टिकुलर चीज़ हमने देखी, ठीक है। अब हमने जो है इक्विटी के रिस्पेक्ट में हमने ये देखा था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नॉन पुटेबल होते हैं, पुटेबल हो जाते हैं, पर अगर ये कंडीशन पूरी करे तो प्रो राटा है, सब ऑर्डिनेट है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि एक तो प्रो राटा है टू द नेट एसेट, ठीक है। तो राइट टू रिसीव कैश, प्रो राटा टू द नेट एसेट, प्रो राटा है टू द नेट एसेट, ठीक है, कि सबको पहले प्रो राटा टू द नेट एसेट विदाउट कैप लिमिट, फिर सब ऑर्डिनेट है, सबको पहले मिल जाए फिर इसको मिलेगा। नो आइडेंटिकल फीचर ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का कोई आइडेंटिकल फीचर है ही नहीं पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का। वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, इसको नो राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, तो कोई राइट नहीं है इसको वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर का, तो वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो ना तो पुटेबल के फीचर है, देखो प्रो राटा है, सब ऑर्डिनेट है, ना तो पुटेबल के फीचर है, ना तो वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे। P&L के बेसिस पे उसको शेयर रिटर्न मिलेगा, रिटर्न जो है वो P&L के बेसिस पे मिलेगा, नेट असेट चेंज के बेसिस पे मिलेगा, फेयर वैल्यू चेंज के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, और इंडेक्स प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से है। तो प्रो सब इंस्पेक्टर यही है, प्रो सब, तो प्रो मतलब कि प्रो राटा, सब मतलब सबऑर्डिनेट डेब्ट, ठीक है, टू ऑल ऑफ द डेब्ट सब ऑर्डिनेट है। सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर का आई, ठीक है। तो आई क्या बोलता है कि नो आइडेंटिकल फीचर, कोई आइडेंटिफिकल फीचर नहीं हो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। नो राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, कोई राइट नहीं है टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर। तो नो वेरिएबल बल्कि फिक्स रिटर्न है, तो रिटर्न जो है बेस्ड ऑन P&L और चेंज ऑफ नेट एसेट। तो इस तरीके से पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ा। अब हमने एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो स्कोप से बाहर है। तो क्या बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में कि इन्वेंट्री जैसे हमने रिसीव करी, प्रोसेस करा, फिनिश गुड बनाया, तो ये नॉन फाइनेंशियल एसेट है। पर अगर हमने जो है इन्वेंट्री को ऑर्डर लेके सेल आउट कर दिया, मतलब कि हमने इन्वेंट्री ली और इन्वेंट्री हमने बेच दी, हमने ऑर्डर लिया और हमने सेल आउट कर दिया, मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ना, ऑर्डर लेकर सेल आउट कर दिया, नेट सेटलमेंट। फिर हमने करा कि हमने इतने में ऑर्डर करा है, इतने में सेल करा है, बचे हुए का नेट सेटलमेंट हुआ है, तो ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक जो ट्रेडिशनल तरीका है कि हम इन्वेंट्री लेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिनिश गुड बनाएंगे, बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, नहीं, इन्वेंट्री में ही हमने अगर ट्रेडिंग कर दी तो ये ऑर्डर लेके हमने सेल आउट कर दिया, तो ये नेट सेटलमेंट है। अब ये नेट सेटलमेंट है, तो ऐसे केस में जो है ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। देखो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो ये है कि टारगेट लिमिटेड टूक अ बोरोइंग फ्रॉम जेड लिमिटेड फॉर ₹10 लाख एंड जेड लिमिटेड फिजिकली अरेंज विथ टारगेट लिमिटेड फॉर सेटलमेंट। 1 सेकेंड, ओके। तो क्या है कि टारगेट लिमिटेड टूक अ बोरोइंग फ्रॉम जेड लिमिटेड फॉर ₹10 लाख, 10 लाख की बोरोइंग उसने जेड से ली। जेड लिमिटेड एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद टारगेट फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन अगेंस्ट इशू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो उसने क्या बोला कि यार टारगेट लिमिटेड ने बोरिंग ली जेड से, जेड लिमिटेड एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद टारगेट फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन अगेंस्ट इशू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ टारगेट। तो टारगेट वाला जो है अपने इक्विटी शेयर देगा, मतलब समझ में आ रहा है, सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, समझते हो आगे। इशू क्या करेगा, सर्टेन नंबर, तो क्या बोल रहा है सर्टेन नंबर फिक्स नहीं है, इशू कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ टारगेट हुज वैल्यू इक्वल टू 10 लाख, इसकी वैल्यू इक्वल टू 10 लाख रहेगी, पर इक्विटी शेयर का पता नहीं है। फॉर दिस पर्पज फेयर वैल्यू पर शेयर टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू शैल बी डिटरमाइन ऑन बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड एट अ फ्यूचर डेट। अब नंबर ऑफ शेयर कितने होने हैं
उसके हिसाब से हमको मार्केट प्राइस देखनी पड़ेगी। 10 लाख डिवाइड बाय मार्केट प्राइस करेंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट अ फ्यूचर डेट अपॉन सेटलमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इवेल्युएट दिस अंडर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाती। अब देखो यही अपन ने पढ़ा था। अगर हम देखें तो फिक्स और वेरिएबल का जो सेटलमेंट चार्ट है, अगर हम देखें इन दी अबव सिनेरियो टारगेट लिमिटेड इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर टोटल इक्विटी, अगर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। हेंस इक्विटी शेयर आर यूज्ड एज करेंसी फॉर पर्पस ऑफ सेटलमेंट of an amount payable by target since variable number of share to be issued in a non derivative contract। और अभी हमने पढ़ा था वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ कैश। तो कंसिडरेशन या ऑब्लिगेशन हमारे फिक्स है और सेटलमेंट जो है ऐसे केस में जो है दिस कॉन्ट्रैक्ट मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो देखो इधर हमने जो बात करी कंसिडरेशन फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो यार समझो वो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी इसकी ही बात कर रहा है। तो इधर जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन है 10 लाख का, और इधर हम जो है सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो भी है हम फिर सेटलमेंट कर रहे हैं और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो वो क्वेश्चन भी काटो। चलो अब क्या बोल रहे हैं कि DF लिमिटेड इशू कन्वर्टिबल डिवेंचर टू Z लिमिटेड। अब DF लिमिटेड ने ना एक कंपनी है जिसने क्या इशू करे है कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर किसको इशू करे? JL लिमिटेड को कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करे। ठीक है, अब कन्वर्टिबल डिवेंचर याद रखो, अभी अपन ने कन्वर्टिबल के रिस्पेक्ट में पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टिबल है तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड कंसिडरेशन भी फिक्स होना चाहिए। यार इतने शेयर में कन्वर्ट हो गए, इसका कंसिडरेशन 10 रुपये 15 रुपये जो भी है। तो देखो DF लिमिटेड इशू कन्वर्टिबल डिवेंचर टू ZL लिमिटेड फॉर अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 100 करोड़। ठीक है, दोज डिवेंचर कन्वर्टिबल आफ्टर 5 ईयर इंटू 15 करोड़ इक्विटी शेयर। अब कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करे फॉर अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 100 करोड़। ठीक है, तो मिले उसको जो 100 करोड़ मिले और DF ने JL को कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर दिया। अब वो जो कन्वर्टिबल होंगे आफ्टर 5 ईयर्स होंगे। अब 5 ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 15 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो कंसिडरेशन भी फिक्स है और फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, कंसिडरेशन भी फिक्स है। तो ऐसे केस में जो है ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिकॉज चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अराइज फ्रॉम द मार्केट रिलेटेड फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। मतलब वही है कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इसलिए है क्योंकि चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू में चेंज हुआ, ठीक है, अराइज फ्रॉम द मार्केट रिलेटेड फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कैश। वो कैश को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो सिर्फ 10 में ही चेंज हो जाएगा। डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, और द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू बी रिसीव्ड और डिलीवर्ड, और या तो नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को भी फर्क नहीं करेगा। तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू बी रिसीव्ड और डिलीवर्ड, तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी है देखने लायक। तो देखो सिंपल सी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आता है हमारा। CBA लिमिटेड ने इशू करे कन्वर्टिबल डिवेंचर टू RQP लिमिटेड। तो CBA लिमिटेड ने इशू करे कन्वर्टिबल डिवेंचर, देखो फॉर सब्सक्रिप्शन अमाउंट 100 करोड़। डिवेंचर कन्वर्ट होंगे 5 साल में इंटू इक्विटी शेयर ऑफ CBA एट अ फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट होंगे। ऐसे कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो फेयर वैल्यू में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वेरिएबल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल नंबर है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। अब देखो अगर हम देखें एक और क्वेश्चन कि ABC लिमिटेड हैज़ 2 क्लास ऑफ पुटेबल शेयर। 2 क्लास है ऑफ पुटेबल शेयर। ठीक है, क्लास A शेयर्स एंड क्लास B शेयर्स ऑन लिक्विडेशन। क्लास B शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू प्रोराटा शेयर ऑफ द एंटिटीज रेसिडुअल एसेट। पुटेबल शेयर है, देखो इक्विटी शेयर तो नॉन पुटेबल होते हैं, तो ये पुटेबल है A और B ऑन लिक्विडेशन। तो क्लास A क्लास B ऑन लिक्विडेशन जो है क्लास B शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू प्रोराटा शेयर ऑफ द एंटिटीज रेसिडुअल एसेट। देखो क्या लिखा है, प्रोराटा शेयर आर इंटाइटल्ड, काय के लिए इंटाइटल्ड है? ठीक है, राइट टू रिसीव। ठीक है, मतलब वही राइट टू रिसीव आर इंटाइटल्ड टू प्रोराटा शेयर ऑफ द एंटिटीज रेसिडुअल एसेट अप टू अ मैक्सिमम 10 लाख। तो देखो 100 लाख अप टू मैक्सिमम 100 लाख आर इंटाइटल्ड टू प्रोराटा शेयर ऑफ एंटिटीज रेसिडुअल एसेट ऑफ द अप टू द मैक्सिमम 100 लाख। तो नहीं, ये कैप लिमिट आ गई ना, और कोई लिमिट नहीं है, वो क्लास A में कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑन द राइट्स ऑफ क्लास A शेयर होल्डर। ठीक है, एग्जामिन द नेचर।
Cap of 100 lakh means the Class B share do not have entitlement to pro rata share of residual asset of the entity on liquidation. अब क्या लिखा है? Cap of 100 lakh means that Class B share does not have entitlement to pro rata share of residual asset. Pro rata share of residual asset of the entity on liquidation. तो ये pro rata share में ऐसा है कि अगर कैप है 10 लाख का मीन्स दैट क्लास बी शेयर डज नॉट हैव इंटाइटलमेंट टू प्रो राटा शेयर. ये माना जाएगा कि इंटाइटलमेंट नहीं है टू प्रो राटा शेयर ऑफ द रेसिडुअल एसेट ऑफ एंटिटी ऑन लिक्विडेशन. कैप लिमिट है तो ये माना जाएगा कि जो रेसिडुअल एसेट है ऑफ द एंटिटी ऑन लिक्विडेशन, कैप लिमिट है तो ऐसा होता है. ठीक है, चलो ये हमने देख लिया हमने. एंड देन एग्जीक्यूटिव वाला कि ABC जो है लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 टन ऑफ कोकोआ बीन्स एट 1000 पर टन. तो ABC लिमिटेड है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है कि यार चलो बाय करते हैं 100 टन ऑफ कोकोआ बीन्स एट 1000 पर टन फॉर डिलीवरी इन 12 मंथ. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि बाय करेंगे 100 टन ऑफ कोकोआ बीन, 100 टन ऑफ कोकोआ बीन और 1000 पर टन का रेट फॉर डिलीवरी इन 12 मंथ. ऑन द सेटलमेंट डेट, अभी डिलीवरी हम 12 मंथ में करेंगे. ऑन द सेटलमेंट डेट मार्केट प्राइस ऑफ कोकोआ बीन 1500 हो गया सेटलमेंट की डेट पर. इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल्ड नेट इन कैश एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ कोकोआ बीन्स इन लाइन विद द ABC लिमिटेड एक्सपेक्टेड परचेस यूसेज रिक्वायरमेंट, their own use exemption applies. In such a case, the contract is considered to be an executory contract outside the scope of Ind AS 109 and hence not be accounted as derivative. तो क्या बोला है कि ABC Limited enter into contract to buy 100 ton of cocoa bean for delivery in 12 month. डिलीवरी कर देना 12 मंथ में, ठीक है, ऑन सेटलमेंट डेट. और 100 टन मंगवाए हैं 1000 रुपये के भाव से. ऑन सेटलमेंट डेट मार्केट प्राइस ऑफ कोकोआ बीन 1500 पर टन है. ठीक है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल्ड नेट इन कैश, अगर इसकी नेटिंग में सेटलमेंट नहीं हुआ, मतलब कि नेटिंग में सेटलमेंट नहीं हुआ, वो ऐसा सेटलमेंट हुआ कि 100 लिए और मैंने 1500 बेचे. ठीक है, तो एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर डिलीवरी, इसकी नेटिंग नहीं हुई, साथ ही साथ इसकी डिलीवरी हुई. ठीक है, तो अगर नेटिंग नहीं हुई और डिलीवरी हुई तो ऐसे केस में, ठीक है, देन ओन यूज एग्जम्पशन अप्लाइज. इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. तो फिर ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, और आउटसाइड द स्कोप ऑफ Ind AS 109. ठीक है, हैंस नॉट बी अकाउंटेड एज डेरिवेटिव.